दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ इंडियन 57 का इंडियंस को भी उस आर्मी के ब्लॉक बाय ब्लॉक बन के एक रिवॉल्ट में कन्वर्ट होने वाली है। इस लोगों के जो ट्रेडिशंस थे उनको ठेस पहुंचना और साथ में उसका फेलियर यानी कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएसएम रामनामा वर्ल्ड स्कूल। आई एम मोहम्मद कैफ, टीजीटी सोशल साइंस and today we are going to discuss about the most important and most emotional chapters of Indian history, that is the revolt of 1857. Today we are not going to study that how 1857 revolt happens. Means आज सिर्फ हम ये नहीं जानेंगे कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, आज हम ये भी जानेंगे कि ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। So let's start the topic revolt of 1857. Some of our scholars said the revolt of 1857, also known as the first war of independence. As you can see, it happens on 1857, the first war of independence. In this revolt, what happens? मैं आपको बताऊं कि इस रिवॉल्ट में एक्चुअल में हुआ क्या था। आज ये तो हम जानेंगे, लेकिन इसको पहली स्वतंत्रता की लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पहली बार इंडियन सोल्जर्स ने रिबेल किया था ब्रिटिश राज में और मार्किंग की थी बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। तो सबसे पहले एक चीज होती है कि हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। मींस इफ आई विल टॉक अबाउट व्हाई दिस रिवॉल्ट हैपेंस, आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में यही आएगा कि ये इमीडिएट कॉज के वजह से हुई थी। इमीडिएट कॉज मींस जो इनफील्ड रॉयल इनफील्ड की कार्टेजेस यूज हुई थी उसकी वजह से, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हर चीज की एक प्लॉटिंग होती है, सिर्फ इमीडिएट कॉज ही उसका कॉज नहीं था, और भी बहुत सारे कॉजेस थे, जैसे कि पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस। ये सारे के सारे कॉजेस जब एक साथ इंडियंस के ऊपर आए तब जाके ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 बना। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या होते हैं, इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं, सोशियो रिलीजियस कॉजेस क्या होते हैं और मिलिट्री कॉजेस क्या होते हैं। इन सब को जानने के लिए आज हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और साथ ही में हम ये भी ध्यान रखना है कि ये रिवॉल्ट हुआ जरूर था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसकी फेलियर के रीजंस के बारे में भी जानना है कि ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं। कॉजेस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट मींस इस रिवॉल्ट के कॉजेस क्या थे। सबसे पहला जो कॉज था वो था पॉलिटिकल कॉज। अब पॉलिटिकल कॉज क्या होता है? राजनीतिक कारण। सबसे पहली बात, एनेक्सेशन पॉलिसीज। मींस जब ब्रिटिशर्स ने कुछ लॉ लागू कर दिए हैं, जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, ये दो लॉस की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अगर हम देखा जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि अगर आपका कोई भी नेचुरल हायर नहीं है तो आप और दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करके उसको किंगडम का राजा या फिर उसको जो गद्दी है वो नहीं दे सकते हैं आप। मींस अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू अडॉप्ट एनी सन फ्रॉम अनदर एंड यू डोंट हैव टू गिव देम द किंगडम। सेकंड कॉज, द इकोनॉमिक कॉज। ये कॉज बहुत बड़ा रीजन बना इस रिवॉल्ट का, क्योंकि इंडियंस जो थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे इस कॉज की वजह से। हाई ऑफ टैक्सेशन। हाई टैक्सेशन का मीन्स छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा टैक्स लेना। जब लोग ज्यादा टैक्स लेते थे, ब्रिटिशर्स ज्यादा टैक्स लेते थे, तो इंडियंस के पास कुछ आता ही नहीं था, आधे से ज्यादा चीजें उनके पास टैक्सेशन में ही चली जाती थी। तीसरा जो था, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स मींस जब इंडियंस अपने हाथों से बनी हुई चीज बना के बेचते थे तो इन्होंने उसको भी मना कर दिया बेचने के लिए, यानी कि उसको भी हटा दिया। इंडियंस का जो सामान था, मार्केट था, उसको भी खत्म कर दिया। तो एक मैंने आपको दो कॉज बता दिए, एक पॉलिटिकल कॉज जिसकी वजह से राजनीतिक कॉज भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सेकंड वन इज सब्सिडरी अलायंस। First is doctrine of lapse, then we have economic causes, here we have high taxation,
हैवी टैक्सेशन मींस काफी ज्यादा टैक्स वसूल करना इंडियंस से, जिसकी वजह से इंडियंस के पास कुछ बचता ही नहीं था, है ना। दूसरा जो था डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्ट्रक्शन होना मींस इंडियंस अपना खुद का बनाया हुआ सामान नहीं बेच पा रहे थे मार्केट में। थर्ड थर्ड इज सोशियो रिलीजियस कॉज, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इंडियन 57 का रिवॉल्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, हम इंडियंस को काफी ज्यादा अलग रखा जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स से, हमें उतनी इक्वालिटीज नहीं मिल रही थी जितनी ब्रिटिशर्स को इक्वालिटीज मिल रही थी। इंटरफेरेंस विद ट्रेडिशंस, इंटरफेरेंस मींस ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है, वी हैव सम रिचुअल्स, वी हैव सम caste, we have some caste, so इसमें क्या हुआ था, as you all know there is a system called sati system in Indian history, in Indian ancient history, ये काफी पहले से चली आ रही थी हमारे यहाँ sati system, but I know that sati system is also not a good system, but interference with traditions का मतलब ये है abolition of sati, लोगों की बिलीफ्स अभी भी थी सती को लेके, और उस चीज को हटा देना यहाँ से will make a very important cause of this revolt, means लोगों के जो ट्रेडिशंस थे उनको ठेस पहुंचना, उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंची इस चीज को लेके, लोगों में काफी ज्यादा अपने अपने संस्कृति को लेके काफी ज्यादा भावुक होते हैं लोग, इंडियंस जो थे वो काफी ज्यादा भावुक थे सती सिस्टम को लेके, और उसको हटा देना एकदम से, तो ये भी एक इंडियन पीपल के अंदर काफी ज्यादा आग का काम कर रहा था ये हटाने के लिए। देन वी हैव मिलिट्री कॉजेस, ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी तो लेके चलते ही थे, लेकिन साथ में वो एक काम और करते थे, वो था इंडियंस को भी उस आर्मी के अंदर रखना, और इंडियंस को वो सिपाही बना के रखते थे, एक्चुअली में वो सिपाही बना के रखते तो थे लेकिन एक चीज रहती थी, एक्चुअली में वो बोल नहीं पाते थे सिपाही सिपाही, एंड दैट्स व्हाई वो उनको सिपॉय सिपॉय बोलते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भी अपने ब्रिटिशर्स आर्मी के साथ इंडियंस को भी रखा, बट व्हाट आई सेड, वी हैव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, समझ रहे हैं आप, मींस यहां पर भी लो एंड पुअर कंडीशंस, लो पे, हमें कम पे मिलता था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स को ज्यादा पे मिलता था, हमें कम पे मिलता था, ये एक डिस्क्रिमिनेशन का कारण बना इस कॉज में। सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स। अब इनफील्ड राइफल्स क्या होती है, एक नई तरह की बंदूक कह सकते हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इस हमारे इंडियंस लोगों को, और उसमें जो था कि एक जो हमारे पास गन होती है, उस गन को हमें क्या करना है, पहले निकालना है, फिर उसके अंदर बारूद भरना है, और जो उसका जो बारूद रहता है वो हमें अपने दांत से हटाना पड़ता था, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको बताऊंगा, ये आगे इमीडिएट कॉज में आएगा कि एक्चुअल में इसके वजह से कैसे ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज एंड मिलिट्री कॉज, ये सारी की सारी एक मिलके और एक बड़ा रिवॉल्ट का रूप ले लेती हैं। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल कॉजेज, देन सेकंड वन इज इकोनॉमिक कॉज, देन वी हैव सोशियो रिलीजियस कॉजेज, देन वी हैव मिलिट्री कॉजेज। ये चार कॉजेज हमारे पास है जो एक बिल्डअप बनके, जो एक धीरे धीरे ब्लॉक बाय ब्लॉक बनके एक रिवॉल्ट में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। इस जो ब्रिक बाय ब्रिक बन रही है, जो इसको जो कन्वर्ट करेगा वो था इमीडिएट कॉज। आइए चलिए देखते हैं वो इमीडिएट कॉज एक्चुअल में था क्या। Immediate cause of the 1857 revolt, greased cartridges with cow and pig fat. We all know, हम इंडियंस अपने ट्रेडिशंस को लेके कितने ज्यादा भावुक रहते हैं, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने सारे कास्टिज्म और ट्रेडिशंस को लेके, रिचुअल्स को लेके। एंड जब कोई भी बाहर का ऐसा हमारे ट्रेडिशंस को और संस्कृति को ठेस पहुंचा दे तो एक्चुअल में हम थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं या फिर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यही चीज हुई इस रिवॉल्ट में, जिसने इस रिवॉल्ट को एक बड़ा कारण बना दिया, एक जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बनी। तो जानते हैं क्या था इमीडिएट कॉज ऑफ द 1857, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस विद काउ एंड पिग फैट। हम इंडियंस के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, हम हिंदूज के लिए काउ हमारी जो है माता जैसी है, माँ है हमारी, और उनके लिए हम कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं। दूसरी चीज, एज
मुस्लिम्स के लिए जो पिग रहता है वो काफी ज्यादा उनके यहाँ ऐसा रहता है कि उसका नाम भी नहीं लिया जाता है ना, और उनके लिए काफी ज्यादा गंदा एनिमल रहता है, मतलब उनको उसको अवॉइड किया जाता है काफी ज्यादा, है ना। तो अब हुआ क्या, जो ग्रीस कार्टिजेस थी, कार्टिजेस का मतलब आप समझ सकते हो कि जो गोली के अंदर बंदूक आती है, जो गोली रहती है, उस गोली को दांत से जब हम उसको बंदूक को निकालते हैं तो उस जो बारूद है उसको हमें अपने जीभ से या फिर दांत से ऐसे फाड़ना पड़ता है, और जब हम उसे फाड़ते हैं तो हम उसे उसके अंदर बंदूक के अंदर डालते हैं, देन वो लोड होती है। तो उस जो कार्टेज थी, उस कार्टेज के अंदर क्या था, उस कार्टेज के अंदर ग्रीस लगी हुई थी जो काऊ और पिग फैट से बनती थी। काऊ जो हिंदूज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मुस्लिम्स के लिए पिग जो सबसे ज्यादा अनहेल्दी एनिमल था, उसकी फैट लगी हुई थी, जिसने हमारे संस्कृति को और हमारी चीजों को खराब ठेस पहुंचाई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग हमारे ट्रेडिशंस को खराब कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज बनता है, ये रिवॉल्ट का जो अभी तक ब्रिक बाय ब्रिक जो बन रहे थे पॉलिटिकल कॉजेस, अब वो बनते हैं एक इमीडिएट कॉज में, और अब जो लड़ाई है वो होगी, क्योंकि अब ये इमीडिएट कॉज हम नहीं सहेंगे और ये लड़ाई जो है वो एक रिवॉल्ट के अंदर तब्दील हो जाती है। लेकिन ये रिवॉल्ट तो हो गया है चालू, लेकिन ये मैंने आपको बताया इमीडिएट कॉज, इमीडिएट का मतलब होता है हाल के हाल या फिर एकदम से चालू होना, है ना। तो अब इमीडिएट कॉज तो बना है, लेकिन क्या ये इमीडिएट कॉज सक्सीड हुआ, क्या ये रिवॉल्ट सक्सीड हुआ हमारा, क्या ये रिवॉल्ट सच में सक्सीड हुआ? आइए जानते हैं। और इसका आंसर भी है नहीं, ये नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो रिवॉल्ट था वो इमीडिएट था। इमीडिएट जब भी कोई रिवॉल्ट होगा तो वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी। सिर्फ ये एक हीट ऑफ द मोमेंट था जो एक ब्रेक बाय ब्रेक चलता आ रहा था और फिर इमीडिएट कॉज में बदल गया। जानते हैं इसके फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट के बारे में कि इस जो रिवॉल्ट का फेलियर था वो क्या था। सो फेलियर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। पहला कारण जो इस रिवॉल्ट का बना फेलियर होने का, वो था लैक ऑफ यूनिटी। मींस काफी ज्यादा सिपॉइस, देखिए सिपॉइस यानी कि सिपाही तो इसमें काफी ज्यादा भाग ले रहे थे, बट जो अभी भी कई लोग थे वो सारे लोग एक तरीके से रिवॉल्ट के अंदर नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब यूनिटी की कमी थी, इतने ज्यादा लोग नहीं थे उस रिवॉल्ट में कि ब्रिटिशर्स को हरा सके, है ना। तो पहला कारण हमारा बनता है लैक ऑफ यूनिटी। देन वी हैव पुअर लीडरशिप, एज मुगल किंग वाज देयर इन दिल्ली and we want that Mughal king will help us, but he also help us, but what happened कि हुआ क्या कि एक्चुअल में अब मुगल्स उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितने वो पहले हुआ करते थे, एंड दैट इज बाय उनकी लीडरशिप भी उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। दैट इज बाय पुअर लीडरशिप भी इसका दूसरा कारण बनता है इस फेलियर ऑफ रिवॉल्ट का। Then we have the third one, lack of planning. What I said, that immediate cause happens, this revolt happens at immediately, mean it is the heat of the moment। समझ रहे हैं आप लोग, इट इज एन हीट ऑफ द मूवमेंट, जिसमें एकदम से रिवॉल्ट चालू हुआ जो लोगों के सांस्कृतिक और ट्रेडिशंस को खराब करने की वजह से हुआ था, और उसकी वजह से हमारे पास कोई भी प्लानिंग नहीं थी, ना हमारे पास कोई ब्रूटल टैक्टिक्स थे जिसकी वजह से हम लड़ सकें। तो ये भी तीसरा कारण बनता है हमारे रिवॉल्ट का। देन वी हैव आर मिलिट्री सुपेरियरिटी ऑफ ब्रिटिश, मींस अब इसमें क्या था, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी हैव गुड वेपन्स, ब्रिटिशर्स के पास ऑलरेडी काफी अच्छे वेपन्स थे, एंड कहीं ना कहीं उनसे इंफीरियर वेपन्स उस टाइम पे हमारे पास थे। दैट इज वाई, हाँ ये भी एक कारण बनता है कि जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट फेल हो गया। देन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम ब्रिटिशर्स के सामने लड़ सकें, है ना। देन वी हैव इंडियन स्टेट सपोर्टेड विद ब्रिटिश, मींस कई अभी भी राजा थे भारत के, या फिर कई ऐसे लोग थे जो अभी भी चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में रहे, ना कि हमारे सपोर्ट में।
दैट इज वाई ये चीज भी एक लैक ऑफ यूनिटी में ही आती है ना। तो ये भी एक कारण बनता है। तो मैंने आपको इसके फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट भी बता दिया, मैंने आपको इसके कॉजेज भी बता दिए। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1857 का रिवॉल्ट क्यों, कब और कैसे हुआ, और साथ में उसका फेलियर यानी कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोई और नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।